रणधीर सिंह अपने क्लीनर के साथ डिलीवरी करके वापस आ रहे थे। रणधीर सिंह बेसिकली ट्रक ड्राइवर है और काफ़ी समय उनको हो चुका है ट्रक ड्राइविंग करते करते। तकरीबन तकरीबन उनका 35 साल का एक्सपीरियंस है, 60 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। अब रास्ता सीधा था। आजकल हाईवे बन चुके हैं जो कभी सड़कें शहर के बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती थी, अब बिल्कुल बाईपास बन चुके हैं। लेकिन एक रास्ता ऐसा आता है जिसको देखकर रणधीर सिंह अपने ट्रक का रास्ता बदल लेते हैं, स्टीयरिंग मोड़ लेते हैं। अब एक तरफ बिल्कुल साफ सुथरा प्लेन हाईवे, दूसरी ओर जो सड़क पहले देखने में ही टूटी फूटी नजर आ रही थी। उनका क्लीनर देखकर थोड़ा सा शक पका जाता है और मजाक में कहता है, उस्ताद जी बुढ़े हो गए हो, कित्थे लेके जाई जांदे पे हो स्टीयरिंग, कित्थे घुमा देता। अब रणधीर सिंह उनकी तरफ देखकर हंस रहे थे, क्योंकि जो राज रणधीर सिंह के दिल में दफन है उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ रणधीर सिंह ही जानते थे। शायद ये पहली दफा होने वाला था कि वो अपने क्लीनर को उस राज के बारे में बताने लगे थे। जैसे मैंने कहा, रणधीर सिंह हंसते हैं अपने क्लीनर को देखकर और ट्रक की स्पीड बढ़ा देते हैं। ये रास्ता दिन के समय में भी सुनसान नजर आ रहा था। इक्का दुक्का बाइक, कोई एक आधी कार आते जाते बस नजर आ रही थी। इसके अलावा बिल्कुल रास्ता सुनसान था। रणधीर सिंह हल्की हल्की जुबान में बड़बड़ाते हैं, आज भी होता था उतना ही है, ज्यादा कुछ बदला नहीं। कि वो भी उत्थे होएगा, मतलब कि आज भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है, ज्यादा कुछ बदला नहीं है। क्या वो आज भी वहीं पर ही होगा? क्लीनर बड़े गौर से सुनने की कोशिश कर रहा था और कुछ कुछ समझ भी जाता है। और जब क्लीनर ये समझता है तो फिर वो पूछता है कि उस्ताद जी बताओ मुझे भी, क्या बात कर रहे हो, क्या वो वहीं पर होगा, कोई है? रणधीर सिंह जी कहते हैं, पहले गुजर जाने दे, ये रास्ता गुजर जाने दे, उसके बाद फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। रास्ता पार करते करते एक मुकाम आता है। रणधीर सिंह अपने ट्रक की स्पीड को कम कर लेते हैं। जैसे जैसे वो मुकाम उनकी नज़रों के सामने आता जा रहा था, वैसे वैसे ट्रक की स्पीड कम होती जा रही थी। अब वो बड़ी धीमे धीमे उनकी आंखों से गुजरता है। ट्रक की स्पीड इतनी धीमी हो चुकी थी और रणधीर सिंह की आंखों में खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा था, मानो जैसे कोई पुरानी याद थी जिसके बारे में सोचकर आज भी उनकी आंखें खौफजदा हो चुकी हैं। आज भी उनका दिल दहल उठा है। जैसे ही वो मुकाम पार होता है, रणधीर सिंह अपना सिर फिर सीधा करते हैं, ट्रक की स्पीड बढ़ाते हैं और आगे चल देते हैं। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा था, एक जाने से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उनके क्लीनर से, क्योंकि उसको तो कुछ भी पता नहीं था। तो फिर अब जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि रास्ता कब खत्म होगा, क्योंकि अब वो दूसरी बार रणधीर सिंह से पूछ नहीं सकता था कि आखिर बात क्या है बताओ, क्योंकि उसको रणधीर सिंह एक बार कह चुके थे कि जब रास्ता खत्म होगा तभी बताऊंगा। रणधीर सिंह के साथ उनका क्लीनर जितना मजाक करता था, या कह सकते हैं कि रणधीर सिंह का जो स्वभाव जितना जोली था, उतने वो सख्त मिजाज के भी थे। बात को दोहराना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए क्लीनर अब उस रास्ते के खत्म होने का इंतजार करता है और रास्ता होता है खत्म कुछ समय बाद। लेकिन शुरुआत होती है उस किस्से की, उस खौफनाक किस्से की, जो आज से कई साल पहले रणधीर सिंह ने भुगता। क्या है वो किस्सा, शुरू करते हैं जल्दी से। लेकिन उससे पहले नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक हाइप जरूर कर दीजिएगा। साथ के साथ ही जब किस्सा खत्म होगा तो जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का किस्सा। रास्ता खत्म होता है, मानो जैसे रणधीर सिंह के साथ साथ उनके क्लीनर की जान में जान आती है। रणधीर सिंह शायद सोच रहे थे कि अब पहले जैसा डर नहीं लग रहा, दिन का समय है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस जगह को देखा था, कुछ समय के लिए तो डर ही गए थे। था वो एक पुराना ढाबा जो बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका था। जब रणधीर सिंह उसको देखते हैं तो उनका क्लीनर भी ये चीज नोटिस कर लेता है कि ये किसी इमारत यानी कि उस ढाबे भी
यानी कि उस ढाबे की इमारत की तरफ देख रहे हैं और कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कांड हुआ है। अब रणधीर सिंह बात करना शुरू करते हैं। कहते हैं कि मुझे लगता है कि रात तक हम पहुंच ही जाएंगे। अब क्लीनर कहता है कि अरे उस्ताद जी, बात बताओ क्या है, बातें बदलो ना। रणधीर सिंह हंसते हंसते कहते हैं, एक बात याद रखना, दिन के समय में मैं यहाँ तुझे लेकर आया हूँ, रात के समय में कभी भी कोई ऐसा रास्ता मत इख्तियार करना जिसके बारे में बिल्कुल भी पता ना हो और जहाँ पर कोई भी गाड़ी ना जाती हो, चाहे तुझे ज्यादा किलोमीटर सफर तय करके जाना पड़े। अब रणधीर सिंह यूं तो एक निडर आदमी थे, ऐसी बातें करना कभी भी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था उनके क्लीनर ने कि रणधीर सिंह जैसा आदमी ऐसी बातें करेगा। लेकिन अब शुरू होता है वो वाकया, जब रणधीर सिंह बताना शुरू करते हैं कि क्यों ऐसे रास्तों पर कभी भी जाना नहीं चाहिए और गलती से चल पड़े तो रुकना नहीं चाहिए। रणधीर सिंह कहते हैं कि ये अभी ट्रक इनको चलाते हुए कुछ साल हुए थे। बात तब की है जब ये जवान होते थे, तकरीबन तकरीबन कुछ 35 बरस के आसपास की बात थी, यानी आज से 25 साल पहले की बात थी। अब इनका तब एक ट्रक था और आज तकरीबन इनके 3-4 ट्रक हैं और जो बाकी ट्रक है बाकी ड्राइवर चलाते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे, मेहनत करते थे, काफ़ी समय ये सड़कों पर ही बिताते थे और अच्छी खासी इनको इनकम हो जाती थी। थोड़ा सा कई बार लालच भी कर लेते थे, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करना इनके लिए आम बात हो चुकी थी, यानी कि अपने शरीर की तरफ इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया काम के आगे। अब क्या होता है कि ये एक जगह पे माल देने जाते हैं और वो इमरजेंसी था कि अचानक से इनकी बात हुई थी और इन्होंने माल वहाँ पर पहुंचाना था और उसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे, काफ़ी अर्जेंट था। अब होता क्या है कि ये वो टाइम था जब इन्होंने अगले दिन किसी और जगह माल पहुंचाने जाना था। बीच में एक दिन का समय था और रेस्ट का समय होता है बेसिकली, लेकिन इनको लगा कि ठीक है एक दिन में अप डाउन हो सकता है तो मैं क्यों ना ये माल पहुंचा दूं और अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं मुझे उसके। अब जब ये माल वहां पर अनलोड करते हैं और जो भी फैक्ट्री के मालिक थे वो कहते हैं कि आप सरदार जी रात को रुक जाइए यहाँ पे, सुबह चले जाना। लेकिन अब सुबह तो दूसरी जगह पे कमिटमेंट की हुई थी, इसलिए ये कहते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो दूसरी जगह मुझे जाना है और आपका तो मैंने इमरजेंसी में काम करना था तो कर दिया। तो फिर वो कहते हैं कि चलो सरदार जी रात का समय है, आप थके थके भी लग रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, लेकिन नहीं माने और वो कहते हैं कि चलो ध्यान से जाइएगा। अब उस समय फ़ोन बिल्कुल नए नए थे, कई किसी किसी के पास होते थे, अमीरों के पास भी मतलब कम ही होते थे, तो ऐसा कोई मोबाइल का चक्कर नहीं था, 2000 के आसपास की बात है। ये रास्ते में चले जा रहे थे, जहां पर आज हाईवे है तहाँ वहां पर था तो हाईवे, लेकिन नाम का हाईवे, मतलब कि सिंगल रोड थी और ट्रैफिक वगैरह काफी थी। अब अचानक से ध्यान इनका इसी रास्ते की तरफ पड़ता है जिस रास्ते से ये आज दिन के समय में गुजर रहे हैं, लेकिन जब उस समय ये गुजर रहे थे तो तकरीबन कुछ 11 बजे के आसपास का समय हो चुका था। ये रास्ता इनको लगता है कि शायद ये रास्ता शॉर्टकट जाएगा, क्योंकि जब ये आ रहे थे तो वो हाईवे घुमावदार था और अगर ये रास्ता बीच में कट लगा रहा तो यानी कि इनका पूरा जो घुमावदार है वो खत्म हो जाएगा, घुमाव खत्म हो जाएगा और इनको एक शॉर्टकट रास्ता मिलेगा और भीड़ वगैरह भी कम लग रही थी या ना के बराबर थी। अब ये उस रास्ते पर अपना ट्रक चला लेते हैं और अभी तकरीबन कुछ ही किलोमीटर दूर आए होते हैं और इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको थकावट काफ़ी ज़्यादा लग रही है। हालांकि जब इन्होंने ट्रक का स्टीयरिंग तब मोड़ा तब तो किसी भी तरीके की कोई थकावट नहीं थी, लेकिन अब ऐसा इनको महसूस हो रहा था कुछ ही किलोमीटर ट्रक ड्राइव करके कि इनको खासी थकावट महसूस हो रही है। अब ये ट्रक साइड पे लगाते हैं और अच्छे तरीके से लॉक लगा के सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर तक सो जाता हूँ। सामने इनको बिल्कुल अंधकार नजर आ रहा था, यानी कि कोई भी इंसानी सेटलमेंट दूर दूर तक इनको नजर नहीं आ रही थी। लाइक कोई शॉप होती या कोई किसी तरीके का गांव का रास्ता होता जहां पर मोड़ पर लाइट लगी होती है, जो ये साबित कर रहा था कि ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है। लेकिन नींद इन पर इतनी भारी हुई हुई थी कि ये अब रिस्क नहीं ले सकते थे ट्रक चलाने का और फिर इन्होंने रेस्ट करना ही मुनासिब समझा। जब ये रेस्ट करके उठते हैं कुछ आधे या पौने घंटे के बाद, पावर नैप लेते हैं, तो अचानक इनका ध्यान जाता है एक रोशनी की तरफ। ये जो रोशनी थी बिल्कुल कांस्टेंट थी, हालांकि हल्का हल्का उसमें वेरिएशन आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जल तो लगातार रही थी, लेकिन जैसे लो होती है दिए की या लालटेन की, कुछ इस तरीके से। जब इन्होंने ट्रक वहां पर रोका था तब बिल्कुल अंधकार था।
अब वहाँ पर एक रोशनी जो बिल्कुल हवा के बीच में इनको महसूस हो रही थी, और ये सोच रहे थे कि कुछ यहाँ पर क्या चीज़ है, कोई पहले रात के समय में तो चल नहीं रही थी। खैर, अब ये अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं और धीरे-धीरे चलाना शुरू कर देते हैं, ताकि जब ये उस रोशनी को क्रॉस करेंगे, तो इन्हें थोड़ा-सा वहाँ पर आइडिया हो जाएगा कि दरअसल वहाँ पर है क्या। अब जब ये बिल्कुल ट्रक धीरे करके उसकी तरफ देखते हैं, तो एक बाहर लालटेन लटकी हुई नज़र आ रही थी, और आगे जाकर एक ढाबा टाइप नज़र आ रहा था, और ढाबे के अंदर भी हल्की-सी लौ नज़र आ रही थी, जो झाड़ियों की वजह से तब वहाँ पर नहीं नज़र आ रही थी। अब ये सोचते हैं कि भाई, उठा हूँ, चाय पीने का मन कर रहा है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर चाय अगर मिल जाती है। ये अपना ट्रक उस तरफ मोड़ते हैं और वहाँ पर पार्क कर लेते हैं। अब जब पार्क करते हैं, तो देखते हैं कि इनके ट्रक के अलावा तो वहाँ पर कुछ है ही नहीं। नेचुरली बात है, काफ़ी सुनसान रास्ता था, तो ये सोचते हैं कि चलो बढ़िया बात है, जल्दी से फ्री हो जाऊँगा। वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की खटिया नहीं थी, और एक छोटा-सा बस कच्चा सा ढाबा था, और बेंच लगा हुआ था बस, और इसके अलावा कुछ नहीं था। अब क्या होता है कि ये जब आगे जाके आवाज़ लगाते हैं कि कोई है, चाय पीनी है, तो देखते हैं कि एक बुढ़िया, बहुत वृद्ध औरत बाहर की तरफ आती है, और उसकी कमर काफ़ी झुकी हुई थी, और उसने घूंघट टाइप ओढ़ा हुआ था। तो ये उसको कहते हैं कि माता जी, चाय चाय मिल जाएगी? वो किसी तरीके का कोई जवाब नहीं देती। वो आकर बिल्कुल बेंच है वहाँ पर बैठ जाती है, और एक बहुत भारी आवाज़ आती है, मिल जाएगी। पहले तो जैसे ही ये आवाज़ सुनते हैं, एकदम सन्न रह जाते हैं कि एक बूढ़ी औरत की ऐसी आवाज़ कैसे हो सकती है भारी, लेकिन अचानक से उनको एहसास होता है कि ये आवाज़ उस औरत की नहीं, बल्कि कमरे के, छोटे से कमरे के अंदर से आ रही है। और ये देखते हैं कि एक बड़ा ही बुजुर्ग आदमी, उसकी बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, वो बाहर की तरफ आ रहा है। कमर उसकी भी थोड़ी-सी झुकी हुई है, और वो कह रहा है कि मिल जाएगी, इंतज़ार करो। अब ये कहते हैं, ठीक है जी, आप तब तक चाय बनाइए, मैं तब तक वॉशरूम हो आता हूँ। ये पूछते हैं, जी टॉयलेट वगैरह कुछ है वहाँ पे? तो वो जो बुजुर्ग आदमी है, इशारा करता है। अब ये ऐसे करके देखते हैं, कोने पर खड़े थे, तो वहाँ पर बिल्कुल अंधकार के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो ये सोचते हैं कि भाई खुले में ही होगा, ठीक है, कर लेते हैं। अब ये धीरे-धीरे उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और कुछ आगे की तरफ जाते हैं, ताकि स्मेल वगैरह ना आए, और बाथरूम करना शुरू कर देते हैं। जब ये बाथरूम कर रहे थे, अचानक इनको ऐसा महसूस होता है कि इनके सर को किसी ने ऐसे प्रेस किया। बिल्कुल एकदम सन्न हो जाते हैं, और जैसे ही मतलब सर छूटता है, हिलते हैं, और एक आवाज़ आती है बिल्कुल इनके कान के पास, भाग जाओ, नहीं तो बचोगे नहीं। अब जो ये इनके साथ हुआ, आज तक इससे पहले इन्होंने कभी भी कुछ नहीं ऐसा महसूस किया था। ये पहली मर्तबा था कि इनको ऐसा कुछ महसूस हुआ, और ये समहाउ इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि भई ये चीज़ क्या है? क्या ड्राइव करने की वजह से अचानक मेरे कानों में झप्पे आ गए हैं, और मुझे कुछ अजीब-सा सुनाई दिया है? क्योंकि जो आज ये बात कर रहे हैं कि ऐसा मैंने कुछ सुना, तब भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ नहीं पा रहे थे, फिर तो बाद में समझ लगनी ही थी। अब ये जल्दी से फ्री होते हैं, और बाहर, यानी कि फिर उस ढाबे के पास आ जाते हैं। अब ये देखते हैं कि जो चाय है वो अभी भी बन रही है, और जो बूढ़ी औरत है वो वैसे ही बेंच पर बैठी है। एक छोटा-सा पंजाबी में उसको बेसिकली मूड़ा कहते हैं, जो वो तकरीबन बाँस के छोटे-छोटे, बाँस या फिर जो तीले होते हैं छोटे-छोटे, पतले-पतले, डोंट नो कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, और उससे बने होते हैं, और मूड़ा कहते हैं बेसिकली पंजाबी में उसको, बैठने के लिए होते हैं। ये उसको पकड़ते हैं और बैठ जाते हैं। अब जब चाय बन जाती है, तो ये नोटिस करते हैं कि चाय मतलब उबल रही है, और वो जो बूढ़ा आदमी है वो वैसे ऐसे नीचे सर झुका के खड़ा है। अब बड़ा इनको अजीब लगता है, लेकिन तब इनकी सोच ये थी कि शायद बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं। इनको हैरानी से ज़्यादा तरस आ रहा था कि भाई बेचारे कैसे अपना गुजारा करते होंगे। तो ये उनके पास जाकर कहता है, अरे बाबा, ये होगी या चाय, चाय उबल रही है। तो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो बिल्कुल धीरे से इनकी तरफ देख के हँसने लग पड़ता है, तो इनको लगता है मैं ही कर देता हूँ। ये जल्दी से आग से चाय उठाते हैं, और अपने जो कप था बड़े साथ में रख देते हैं। अब ये जहाँ पर ये चाय बन रही थी ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आग की रोशनी थी, वो ही जितना आस-पास दृश्य नज़र आ रहा था, सिर्फ़ वो था।
और पास होने की वजह से उनको उन बूढ़े आदमी की शक्ल नजर आ रही थी, और जो वो महिला थी वो तो बिल्कुल ओढ़ कर बैठी हुई थी चुनरी, तो वो तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब ना ये चाय पकड़ते हैं और बूढ़े के पास आकर वहां पर ऊपर बैठ जाते हैं। अब जब ये पहला चाय का घूंट पीते हैं, इनको ऐसा टेस्ट आता है कि शायद जिंदगी में कभी ऐसा टेस्ट इन्होंने किया भी नहीं होगा, और शायद कभी जिंदगी में करें भी ना। इतना गंदा टेस्ट, इतना गंदा टेस्ट था कि ये कहते हैं कि मैं आज तक कभी समझ नहीं पाया कि वो चीज़, उस टेस्ट को मैं, उस स्वाद को, उस टेस्ट को मैं किस चीज़ के साथ कंपेयर करूं। आज तक मैंने उससे उसके जैसे कोई चीज़ को टेस्ट ही नहीं किया। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं मतलब करके थूकता हूँ, मैं चाय को बड़े ध्यान से देखता हूँ। जब ध्यान से देखता हूँ तो वो मुझे चाय, दो चीजें खास तौर पर नजर आ रही थी। एक तो वो चाय लाल लग रही थी, बिल्कुल लाल जैसे खून होता है, और दूसरी वहां पर मक्खियां थी। अब एक तरफ ये माना जा सकता है कि मक्खियां हैं, मतलब मर गई होंगी गर्म चाय में, लेकिन जैसे मैं ध्यान से देखता हूँ वो मक्खियां एकदम से पांच छह जितनी उड़ के बाहर चली जाती हैं, और मैं बिल्कुल सकपका जाता हूँ। जैसे ही वो मक्खियां उड़कर बाहर की तरफ भाग, कप से बाहर के भागती हैं, कप मेरे हाथ से छूटता है, और मैं तिल मिला के कहता हूँ ये क्या मजाक है। अब जो होता है, अचानक से मैं देखता हूँ कि हंसने की आवाज आनी शुरू हो जाती है, और जो भी वो औरत बैठी हुई थी वो वैसे ही सर झुकाकर घूंघट ओढ़कर बैठी थी, लेकिन वो हंस रही थी, और उसकी हंसी दिल दहलाने के लिए काफी थी। अब इससे पहले कि मैं उसकी हंसी को कुछ समझ पाता, मैं बड़े ही गुस्से से या बड़े ही कंफ्यूज होकर उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखता हूँ कि ये क्या मुझे पिला रहे हो। और मैं जब उस बुजुर्ग को देखता हूँ, जितना भी उसका चेहरा नजर आ रहा था अंधेरे में, शायद अंधकार इतना होता कि उसका चेहरा बिल्कुल नजर ना आता, क्योंकि वो जब हंस रहा था तो उसकी जुबान बाहर की तरफ लटकी हुई थी, और उसके आंखों से खून निकल रहा था। अब जब ये नज़ारा देखते हैं तो बस ये समझ चुके थे कि यहाँ से भागने का समय आ चुका है, और जो मुझे कुछ समय पहले वार्निंग मिली थी उसका असल में मकसद या मतलब क्या था। ये बस बिल्कुल समय ना गवाए, जल्दी से उठते हैं और भागते हैं ट्रक की ओर। जल्दी से ट्रक में बैठते हैं। अब वो बूढ़ा और बूढ़ी धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ते आ रहे थे, ये ट्रक का सेल्फ मार रहे थे। तीन चार बार सेल्फ मारते हैं, ट्रक बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता। आज तक कभी इनके साथ ऐसा हुआ ही नहीं था कि ट्रक पहली सेल्फ में स्टार्ट ना हुआ। सो समय नहीं था इनके पास वक्त गंवाने का कि और उस पर जोर लगाएं। ये समझ चुके थे कि ये स्टार्ट नहीं होगा। जल्दी से ये उतरते हैं और भागते हैं उस सड़क की ओर। अब जैसे जैसे ये भागते जा रहे थे, एक दो बार ये पीछे मुड़ के देखते हैं, वो दोनों इनके पीछे लगे हुए थे, वो भी भाग रहे थे। बुजुर्ग औरत और बुजुर्ग आदमी, जो शायद चल भी बड़ी मुश्किल से पाए, लेकिन जितनी तेज ये भाग रहे थे वो भी उतनी तेजी से इनका पीछा कर रहे थे। अब भागते भागते तो इनकी बिल्कुल चीखें निकल रही थी, और इनको कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि जिससे ये मदद मांग सकें। कितना भागते, तेज भागते हैं पहले, फिर धीमे होते हैं और धीमे होते हैं, थकते हैं, घुटनों के बल गिरते हैं। पीछे से उनको वो भागते हुए नजर आ रहे थे। बस जुबां पर एक शब्द आता है, वाहेगुरु बचा ले। बस उसके बाद बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब जब इनको सुबह होश आती है तो ये देखते हैं कि कुछ लोग इनके आसपास है। एक एम्बुलेंस खड़ी है जो इनको ले जाने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन उससे पहले इनको होश आती है, और ये सबको कहा क्यों है, क्यों है, मैं जिंदा जिंदा हूँ मैं। तो सभी इनको देख के कहते हैं, सरदार जी जिंदा हो, इसलिए तो एम्बुलेंस पास खड़ी है, नहीं तो एम्बुलेंस खड़ी होनी थी। तो ये बड़े गौर से देखते हैं, और अच्छा कितने हैं, मैं कितने हैं। तो बीच में से कुछ जो मजाक करने वाले, तो सरदार जी जितने डिग्गे से होते ही हो, और कितने होगे, और जहाँ गिरे थे वहां पर ही पाओगे, वहां पर और कहाँ पर होगे। कुछ लोग हंसने लग पड़ते हैं, और जो कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं वो थोड़ा सा धमकी, मतलब ऊंची आवाज में दबका मारते हैं, "अब क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे?" एक बंदा बेचारा गिरा पड़ा, उससे पूछो तो सही क्या हुआ। पानी वगैरह लेकर आया जाता है। सरदार जी कहते हैं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसको भेजो एम्बुलेंस को, मुझे ये परेशान कर रही है इसकी आवाज़। तो भेज दिया जाता है एम्बुलेंस को, और सरदार जी कहते हैं कि बस मैं ये भीड़ मेरे आसपास से हटाओ, मुझे ये परेशान कर रही है। और धीरे धीरे जो थोड़े
समझदार आदमी थे, सियाने बंदे थे, वो दबका दुबका मारते हैं, जो ये होते हैं लड़के लुड़के तमाशबीन, उनको भगाते हैं और वो भीड़ छट जाती है। अब वो जो आदमी थे, एक पास में ही ना पेड़ था, और पेड़ के पास एक शेल्फ बनी हुई थी बैठने के लिए, तो फिर उनको वहां पर बिठाते हैं और चाय वगैरह का कहते हैं जी बंदोबस्त करो सरदार जी के लिए। और कुछ समय बाद चाय आती है, जब सरदार जी चाय पीते हैं बड़े ध्यान से देख के कि भाई ये तो ठीक है ना कम से कम, और उसके बाद फिर सरदार जी बताते हैं सारे का सारा किस्सा कि भाई मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। अब वो जो समझदार सियाने आदमी थे वो कहते हैं कि सरदार जी जिस ढाबे की आप बात कर रहे हो, वो ढाबा आज से बहुत साल पहले था। मतलब बहुत साल का मतलब बहुत साल पहले था, आज से 40-50 साल पहले था। और वहां पर एक बुजुर्ग आदमी और बुजुर्ग औरत थे। लेकिन एक रोज क्या होता है कि बस जैसे वो ढाबा, मतलब आज से इतने साल पहले सड़क, मतलब समझो कितने लोग आते होंगे, हमें नहीं पता उन्होंने क्यों ढाबा खोल लिया। इक्का दुक्का कस्टमर आते होंगे और चाय पी जाते होंगे। आज से इतने साल पहले तो आपको पता गाड़ियां भी कहीं मुश्किल से ट्रक ही होंगे, और क्या होगा। तो ये ढाबा हमारे भी जैसे माँ बाप कहते हैं, जो देखा कि ढाबे से बदबू बहुत आने लग पड़ी, और बाद में फिर इन दोनों की लाशें वहां से मिली थी। दोनों मर चुके थे काफी समय पहले के, और तकरीबन इनकी लाशें खत्म हो चुकी थी, मतलब गल सड़ चुकी थी, हड्डियां ही नजर आ चुकी थी। फिर तब से ये ढाबा वीरान पड़ा हुआ है। कभी भी कुछ है यहाँ पर ऐसा कुछ किसी ने कोशिश भी नहीं की। एक तो होता है ना कि कोशिश की, कोशिश तक नहीं की। और सच कहें तो रात के समय में इस सड़क से तो कोई निकलता नहीं है, कोई बहुत गांव का आदमी हो जिसको जरूरत हो तो वो भी 3-4 की ग्रुप में आते हैं। और इसका कारण ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ इस ढाबे में हमें ऐसा कुछ लगा हो। हमने तो कभी इस ढाबे ढाबे की तरफ मुंह भी नहीं किया, लेकिन उसका कारण ये होता है कि यहाँ पर चोरी चिकारी बड़ी होती है। अब जब ये चोरी चकारी की बात सुनते कहते हैं, अरे मेरा ट्रक। कहते हैं कहाँ ट्रक? मेरा ट्रक तो वहीं खड़ा। अरे भाई सरदार जी, ट्रक तो आपका गया अब तक होगा, अब कहाँ मिलेगा वो ट्रक आपका। सरदार जी डर जाते हैं कि भाई एक तो मेरे पास ट्रक है रणधीर सिंह जी, तो ये भी गया तो मैं तो गया। तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं एक बार देख तो लेते हैं। तो कहते हैं चलो देखते हैं। अब रणधीर सिंह जी तकरीबन कुछ 5 से 6 किलोमीटर भाग कर आ चुके थे, तो जाते जाते भी समय लगेगा। जब जाते हैं तो ट्रक तो वहां खड़ा था, लेकिन जिस हालात में ट्रक खड़ा था वो देखते नहीं बन रहा था। ऐसा लग रहा था कि ना जाने कितने दशकों से एक ट्रक वहां पर खड़ा हुआ है, जिसको खड़े खड़े जंग लग चुका है। उसके टायर ना के बराबर, यानी कि तकरीबन रबड़ उतर चुकी थी। पूरा जंग लग चुका था। एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि उस ट्रक का, या उस ट्रक की ये दुर्दशा हो गई। रणधीर सिंह जी तब इतना नहीं डरे थे, तब इतना दुखी नहीं हुए थे जितना अब दुखी हुए। रोने लगे, मेरी रोजी रोटी, मेरी कमाई, मैं अब क्या करूंगा। फिर उनको एक बुजुर्ग दिलासा देता है, सरदार जी जान बच गई है, जहान भी बन जाएगा दोबारा से, चिंता मत कीजिए। वाहेगुरु ने आपकी जान बख्श दी तो फिर बहुत कुछ आगे आपको मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। जो गया सो गया। हमारे पास इस चीज का जवाब नहीं है जो हम सामने देख रहे हैं। अगर आपकी बात माने तो ये ट्रक कल आप लेकर आए थे, और आज इस हालत में हम ट्रक देख रहे हैं, ये तकरीबन वैसा ही लग रहा है जैसे कोई अगर इंसान जीवित होता तो उसकी सिर्फ हड्डियां बचती। उन प्रेतों ने इसके साथ पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन आप शुक्र मनाइए कि उन्होंने आपके साथ नहीं किया। अगर ट्रक के साथ कुछ ना करते, आपके साथ कर लेते, तो ट्रक किसने चलाना था। मन भारी करके समझते हैं बात को कि भाई अब ठीक है, ये भी बात जो कर रहे हैं ठीक, लेकिन उन बुजुर्ग की बात कहीं जरूर सच होगी। क्योंकि उसके बाद फिर इन्होंने काफी देर तक कुछ मजदूरी भी की। हाँ, जो पैसे इनको मिले थे उनका इनको फायदा तो हुआ, क्योंकि वो ट्रक लेने जितने तो नहीं थे, लेकिन काफी बड़ा हिस्सा भी रहा। फिर इन्होंने थोड़ा सा क्लीनर का भी काम किया, और कुछ सालों बाद फिर से ट्रक लिया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे 1 से 2 ट्रक, 2 से 4, 5-6 ट्रक इनके पास एटलीस्ट अब हैं। और अब ये एक चीज का जरूर ध्यान करते हैं कि एक तो इनके साथ हमेशा क्लीनर होता है, दूसरा ये एक सुनसान रास्तों पर बहुत कम जाते हैं, और जहाँ पर जैसे ये ढाबे वगैरह हो जहाँ पर अगर कोई भी नजर नहीं इनको आ रहा तो ये कभी ट्रक रोकते नहीं। और चौथी बात, चलते वक्त वाहेगुरु का नाम हमेशा जपते रहते हैं। उनका एक बार जपा हुआ नाम वाहेगुरु बचा लो,
बस शायद वही कारण था कि बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन वो प्रेत और प्रेतनी कुछ इनका कर नहीं पाए, वरना शायद ये भी उस ढाबे पर आज नौकरी कर रहे होते उन प्रेतों की। उम्मीद है किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अब ये चाय से याद आया कि एक ऐसा ही किस्सा राम कुमार के साथ भी हुआ था। राम कुमार बस पकड़ते हैं करनाल से जलंधर की। बेसिकली वो बस जो है वो जा रही थी अमृतसर की, और आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जब राम कुमार बैठते हैं करनाल से तो वो साफ तौर पर उनको ये बताया जाता है, या जब ये पूछते हैं कि भाई मैंने तो जलंधर के बस स्टैंड उतरना है, तो कहते हैं ठीक है जी, हम जलंधर के बस स्टैंड ही उतरेंगे। लेकिन कई बार कंडक्टर वगैरह गच्चा दे जाते हैं, और यही गच्चा इनको मिल भी गया। जब ये बस जलंधर के बाईपास पहुंचती है तो कंडक्टर कहता है जी जो जलंधर की सवारियां हैं वो उतरिए। अब जलंधर की सवारी सिर्फ एक थी, वो थे राम कुमार। इसलिए कंडक्टर ने बस स्टैंड की तरफ बसने की कि 5-6 सवारियां होती तो विरोध होता, अब एक सवारी से जितना मर्जी को लड़ ले। तो राम कुमार कहते हैं जी बस स्टैंड आ गया? तो कहते हैं नहीं जी, बस स्टैंड तो नहीं आया, ये बाईपास है, यहाँ से आपको कुछ आगे जाएंगे ऑटो मिल जाएगा। अब जब ये राम कुमार सुनते हैं तो थोड़ा तिरमिला जाते हैं। वो कहते हैं भाई साहब क्या बात कर रहे हो, रात के 2 बज रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आपको इस सर्दी में यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, आसपास कोई नजर नहीं मुझे आ रहा, और मैं ऑटो के आश्रय रहूंगा। बात हमारी हुई थी बस स्टैंड छोड़ने की। अब कंडक्टर कहता है कि भाई वो देख। अब कंडक्टर कहता है कि भाई साहब देखो, उतरना है तो यहीं उतरो, नहीं तो टिकट दो और अमृतसर उतर जाना, मैं तो यहीं बस रोकूंगा, इसके आगे बस अंदरनी शहर की जाएगी, क्या कर लोगे? अब जब इतने धमकी भरे लहजे में सुनते हैं बात, तो कर भी क्या सकते थे। गिनी चुनी कुछ 4 से 5 सवारियां थी, उनमें से भी तकरीबन सभी सो ही रहे थे। कोई भी इनसे रिएक्ट नहीं कर रहा था कि हाँ भाई ये तो गलत कर रहे हो, और अब लड़ झगड़ के करते भी क्या। तो फिर बड़े गुस्से में ये बड़बड़ाते हुए बस से उतरते हैं। अब बस आगे चली जाती है, और ये बस आसपास देख रहे थे भाई कोई ऑटो वगैरह मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन वहां पर किसी भी कोई चीज का नामो निशान नहीं था। सर्दी भरपूर पड़ रही थी और धीरे धीरे ही आगे बढ़ते जा रहे थे कि चलो ठीक है भाई, और आज किस्मत में पैदल चलना लिखा, पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है बस स्टैंड, तो देखते हैं। कुछ आगे जाकर ना इनको एक चाय की छोटी सी टपरी दिखाई देती है, जिसके बाहर रेहड़ी टाइप लगा हुआ था, और एक छोटा सा टीन का शेड बना हुआ था, और इनको ना एक औरत दिखाई देती है। वो औरत साड़ी पहनी हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रवासी मजदूर होते हैं वैसे। तो ये सोचते हैं कि भाई चाय पी लेते हैं, ठंड बहुत है, और कम से कम थोड़ा सा मुझे पता भी लग जाएगा कि आसपास का अगर कोई ऑटो वगैरह यहाँ पर होता है तो ये उसके पास, औरत के पास जाकर पूछते हैं कि बहन जी चाय मिलेगी? तो कहते हैं हाँ जी मिलेगी। तो अब थोड़ा सा इनको ओड लगता है, मतलब बात आज से कुछ है, कुछ ऑलमोस्ट कुछ 30-35 साल पहले की, मतलब 90 के आसपास की बात है, आज की नहीं। और तब बाईपास भी तकरीबन वीरान था जलंधर का, और चाय की टपरी ऐसे चलो लगी होती है कि ठीक है जो बाईपास पर उतरे होंगे। ये अनयूजुअल नहीं था, अनयूजुअल ये था कि एक इतनी रात के समय में एक औरत। और ये तब की बात है जब माहौल पंजाब के खराब थे, बहुत खराब थे। तो ये थोड़ा सा इस सोच में पड़े हुए थे कि रात के समय में ऐसी औरत, और वो भी प्रवासी, हालात तो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो ये पूछना शुरू कर देते हैं कि बहन जी आपके पति भी हैं यहाँ पे? कहते हैं नहीं नहीं वो तो मर गए। अब ये सोचते हैं अच्छा बहुत दुख हुआ सुन के, कैसे? तो वो कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया था उनका, और बस उन पर चढ़ गई थी। अच्छा अच्छा। अब सोचते हैं कि इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करता, क्योंकि जख्म कुरे देने वाली बात हो जाएगी। और ये क्या करते हैं, चाय का इंतजार करने लग पड़ते हैं। इन द मीन टाइम जब चाय बन रही थी ना, तो वो औरत 1-2 बार अंदर शेड की तरफ जाती है, फिर बाहर जाती है, फिर शेड के अंदर जाती है, फिर बाहर आती है। इसमें कुछ खास ऐसा अनयूजुअल नहीं है, लेकिन मेन अनयूजुअल चीज़ थी, जब इंसान चलता है तो थोड़ा सा उसका पोस्चर चेंज होता है ना। कंधे ऐसे ऐसे इस तरीके से हल्के हों, चाहे बिल्कुल कम डिग्री में हो, लेकिन वो बिल्कुल स्मूथली जा रही थी, बिल्कुल स्मूथली। ये बात इनको अटपटी लगती है। अब ये ना थोड़ा सा साइड पर होते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं। जब अब जाएगी, फिर ये कैसे जा रही है समझ नहीं लग रही। तो जब ये अब देखते हैं, तो ये जब
औरत अंदर की तरफ जाना शुरू करती है ना, तो ये देखते हैं कि उसके तो पैर नजर नहीं आ रहे, वो तो हवा में झूल रही है, हवा में लेविटेट करके अंदर जा रही है। और इससे पहले ये कुछ सोचते कि भाई ये क्या कांड हो गया, वो औरत फिर से बाहर आती है और आगे ऐसे चाय कर देती है उनके कप। अब जब देखते हैं कप कमाते हुए हाथों से चाय पकड़ते हैं और देखते हैं, उसके घूंघट में उसका कोई चेहरा नहीं था, बस जैसे काला धुआं था। ये वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब अगली सुबह इनकी होश इनको आती है हॉस्पिटल में। डर के मारे कांप रहे थे, बुखार इनको तेज था, समझ इनके कुछ नहीं आ रहा था। और ये कहते जी मैं कैसे यहाँ पर आया। तो जो डॉक्टर है कि उनको शुगर करो भाई आ गया, ना आता तो सुबह मरा हुआ पाता, इतनी ठंड में ऐसे पड़ा हुआ था। तो वो कहते हैं कि मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं कैसे, कहता तू ही बताएगा भाई कैसे पड़ा था। तो ये कहते हैं मुझे लेकर कौन आया। तो फिर बताते हैं कि भाई आप पड़े हुए थे, तो पहले तो मैं लगा कि शराबी शुरू होगी, लेकिन शराब तो आपने बिल्कुल नहीं पी। वो कहते हैं भाई जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाई। तो कहता है फिर बेहोश क्यों है। फिर ये सारे किस्सा बताते हैं कि ऐसा ऐसा ये सब कुछ हुआ मेरे साथ और ये है। तो उनके पास एक कंपाउंडर खड़ा हुआ था, तो वो कहता है कहाँ की बात है। तो ये सारा बताते हैं कि ऐसे ऐसे बाईपास में, जो फगवाड़ा से जलंधर का बाईपास है, ना कि पीएपी वाला, जो जलंधर रहते हैं उनको पता होगा। फगवाड़ा से जलंधर की ओर, यानी कि एलपीयू लेवली यूनिवर्सिटी के आगे जाकर जो कट लगता है, वहां की तरफ बस ने मुझे उतारा था। और वहां पर एक टपरी थी चाय की। तो कहता है क्या वो थोड़ा सा उसका मुझे हुलिया बता सकते हो, कैसी टपरी थी। तो कहते हैं कि हाँ, बाहर एक रेहड़ी लगी हुई थी और एक शेड था छोटा सा, एक औरत थी। वो मुझे भी हैरानी थी कि इतने रात के समय में औरत कैसे। कहते क्या बात कर रहे हो आप। कहते क्यों। अरे आज से तकरीबन 1 साल पहले एक बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और सीधा उस टपरी पर आई थी। और वहां पर हस्बैंड और वाइफ, यानी कि ये प्रवासी थे, पति पत्नी दोनों पर बस चढ़ गई, दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तब से तो वो जो है सारी ऐसी टूटी हुई पड़ी है। अब ये सुन के बड़े हैरान होते हैं कि नहीं भाई, मैंने उसको बिल्कुल ठीक ठाक हालत में देखा। हाँ, जो औरत थी भाई वो तो कुछ हो रही थी, ये तो बात पक्की है। खैर अब डॉक्टर कहते हैं भाई इसको दवाई दे दे के भेजो, ठीक है कुछ नहीं है प्रॉब्लम, जो भी होता है इनको करके भेजते हैं। अब ये जलंधर फिर अपने जहाँ पर रिश्तेदार के घर जाना था, वहां पर ऑटो लेके पहुंचते हैं। वो पूछते हैं कि भैया ये क्या सीन है, आप तो आ रहे थे रात को, हम तो बड़ा परेशान रहे हैं। तब तो फोन वगैरह होते नहीं थे, मतलब मोबाइल वगैरह, तो हमें तो बड़ी परेशानी हुई। तो ये सारा किस्सा बताते जी, मैं तो हॉस्पिटल से चलता आ रहा हूँ, ये मेरे साथ कांड हुआ था, बस वाला धोखा दे गया। उसके बाद फिर जो बची खुची कसर थी वो सारी वो चाय के टपरी ने पूरी कर दी। मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया, शुगर करो हॉस्पिटल पहुंच गया, किसी ने ऑटो वाले ने देख लिया होगा तो भाई मुझे लेकर चला गया। अब वो कहते हैं कि टपरी ऐसे है, कहते हैं हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है भाई, इतना बड़ा जलंधर शहर है क्या ही पता होगा। तो कहते हैं मुझे ना वहाँ पर लेकर जाओगे। तो वो कहते हैं ठीक है देखते हैं। अब जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो टपरी तो थी, मतलब बहुत, मतलब रेडी तो थी नहीं, जो शेड थी बस उसके अवशेष बचे थे। यानी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बड़ी भारी चीज आके वहां पर टकराई है, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि जो कंपाउंडर वो कह रहा था वो गलत नहीं कह रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहा था। और कल रात जिसको इन्होंने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि उस औरत की आत्मा थी। तो ये था सीन। शायद अच्छा भी हुआ ये बेहोश हो गए, नहीं तो पता नहीं चाय की जगह क्या पिला देती और ये किस्सा किसी को पता नहीं लगता। उम्मीद है ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और एक और किस्सा है, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं और मतलब वो मुझे कहते हैं कि भैया मैं आपको किस्सा तो सुनाना चाहूँ लेकिन मेरे पास कोई किस्सा ही नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि आपके साथ कुछ ऐसा पैरानॉर्मल नहीं हुआ या आपके किसी जानने वाले के साथ पैरानॉर्मल नहीं हुआ। फिर वो मुझे ना एक किस्सा भेजते हैं, वो कहते हैं कि भैया इस किस्से को आप सुनाओ। मैंने उनको कई बार कहा कि भाई चलो बात करते हैं, कि मैंने कितनी बार उनको मना किया, लेकिन हार के उन्होंने अपनी बात मनवा ही ली और कहा कि नहीं प्लीज़ आप ये किस्सा ज़रूर एक्सप्लेन करना। तो उनकी रिक्वेस्ट पर ही मैं किस्सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ। और जब किस्सा ख़त्म होगा तो आपको भी पता लग जाएगा वैसे तो, वरना मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि मतलब क्यों नहीं मैं करना चाहता था। लेकिन हाँ, किस्सा बड़ा भयानक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जो ये किस्सा है, मुझे उसका नाम
देखना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि भाई वो नाम थोड़ा सा मतलब अपना हमारे इंडिया का किस्सा नहीं है, मलेशिया का है। तो फिर मैंने नाम लिख दिया, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि इसका हम ओरिजिनल नेम ले सकते हैं। अब क्या होता है कि एक स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल +2 टाइप। वहां पर एक बाथरूम, वो बाथरूम जो है वो किसी वजह से उस बाथरूम को बंद कर दिया गया। लेकिन एक बड़ी हैरानी वाली बात थी कि उस बाथरूम को डिमोलिश नहीं किया गया, उस बिल्डिंग को ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि एक लकड़ की बड़ी पलाई की चादर लगा दी गई और उसको जैसे ढक के उसके बिल्कुल आगे वाली जगह पर बाथरूम बना दिया गया गर्ल्स का। अब जो रोबिता है ये अपनी दो सहेलियों के साथ, उसको पता लगता है कि किसी ज़माने में इस वॉल के पीछे बाथरूम था। क्यों बंद हुआ है, कई किस्से थे, कई कहानियां थी, लेकिन ये लड़कियां खुराफाती थी, खास तौर पर रोबिता। अब ना बात क्लासरूम में फैलती है और ये काफ़ी वो थी, थ्रिल, कि भाई डरती नहीं है, बोल्ड टाइप थी। तो इनकी दूसरी ग्रुप की सहेलियों से शर्त लग जाती है कि तुम उस दरवाजे को तोड़ के, क्योंकि बिल्कुल पतला सा था, टक टक बिल्कुल पता लग जाता था, वहां पर अपनी फोटोज खींचोगी, सेल्फी लोगी। तब इनके पास कैमरे होते थे दूसरे, और जो सेल्फी लोगी और उसके बाद फिर हमें दिखाओगी, अगर तुमने उस बाथरूम में सेल्फी ले ली तो शर्त जीतोगी, कुछ ऐसा है। डिजिटल कैमरा था शायद इनके पास, हाँ डिजिटल कैमरा था, क्योंकि वो फोटो प्रिंट आउट नहीं था, नेगेटिव नहीं था, डिजिटल कैमरे पर ही बात हो रही थी। अब जब वो बाथरूम में जाती हैं तो उनको बड़ा एक मनहूस एहसास होता है, हालांकि बंद पड़ा हुआ था, माना जा सकता है, लेकिन फिर भी इनको कुछ अजीब महसूस होता है। लेकिन अपना इनका टास्क था कि ये सेल्फी लेंगी और उस कैमरे से ये सेल्फी ले लेती हैं। जब सेल्फी ले लेती हैं तो उसके बाद फिर ये आके उनको दिखाती हैं और भाई बड़ी खुश होती हैं, देखो जी हम शर्त जीत गई। वो लड़कियां अल्टीमेटली शर्त हार जाती थी, लेकिन शायद ये शर्त हार जाती तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो लड़कियां तो सिर्फ शर्त हारी थी। ये लड़की, यानी ये तीन लड़कियों के साथ अब जो होता है, इंक्लूडिंग रोबिता। रात का समय था, रोबिता अपने कमरे में थी और रोबिता वो फोटो को फिर से देख रही थी जिसमें ये तीनों सहेलियां थी। अब क्या होता है कि जो उसकी पहली सहेली है ना, वो देखती है कि उसकी सहेली के जो बाल हैं वो बड़े अजीब से नजर आ रहे हैं, यानी कि बड़े मतलब फूले हुए से नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बाल उसके ऊपर रखे हुए हैं। ये बड़ी हैरान होती है कि भाई ये कैसे है। इसको अजीब बात लगती है, ये अपना मोबाइल पकड़ती है और मोबाइल पकड़ के, तब यानी कि 2006-7 की शायद बात होगी, मुझे टाइमलाइन नहीं पता, मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ क्योंकि अगर कैमरे वाला अच्छा मोबाइल होता तो कैमरे से सेल्फी ले लेती हूँ, डिजिटल कैमरा से ली थी, दैट्स वाई इनका मोबाइल नॉर्मल होगा। ये अपनी उस सहेली को फोन कर रही है। अब जब उसने उसकी सहेली को फोन कर रही है, उसकी सहेली फोन पिक नहीं कर रही, काफी टाइम से उसको फोन करती रहती है, 3 4 5 6 10 बार, लेकिन वो फोन पिक नहीं करती। अब जब ये ऐसा होता है तो ये थोड़ी सी सकपका जाती है और दोबारा से देखती है कि शायद मेरे देखने में गलती नहीं है। लेकिन अब जो उस कैमरे को, यानी कि उस फोटो को देखती है, तो और हैरान हो जाती है, क्योंकि अब उस कैमरे में वो सहेली नजर ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल दो जनिया, तीन की जगह। लेकिन चेंज एक क्या होता है, और कि जो अब ये दूसरी सहेली थी ना, उसके बाल भी बिल्कुल वैसे नजर आ रहे थे जैसे किसी ने उस पर बाल रखे हों। अब ये डर जाती है कि मैंने एक सहेली के ऐसे बाल देखे और उसके बाद मैंने फ़ोन किया, उसने पिक नहीं किया, अब उसकी फ़ोटो गायब होगी। अब ये उस दूसरी सहेली को रोबिता फ़ोन करती है और जब वो फ़ोन करती है तो फ़ोन फिर एज यूजली रिंग जा रही थी, लेकिन फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था। जब ये फिनोमिना दोबारा होता है तो ये बहुत डर जाती है। अब डरते डरते ये डिजिटल उस कैमरा में उस फोटो को देखती है। अब सिर्फ और सिर्फ रोबिता की फोटो थी, नहीं, उन दो सहेलियों की फोटो नहीं थी, सिर्फ रोबिता की फोटो थी। लेकिन उसके पीछे बड़े बड़े बालों का एक गुच्छा था और दो आंखें थी, जिसको देखकर रोबिता इतना ज्यादा डर जाती है और अचानक से उसके दरवाजे से बाहर नॉक होना शुरू हो जाता है। रोबिता आज घर पर अकेली थी, उसके माँ बाप कहीं बाहर पार्टी पर गए थे। पहले रोबिता को लगता है कि उसके माँ बाप आए होंगे, लेकिन नहीं,
क्योंकि अगर उसके माँ बाप होते तो एक चाबी उनके पास भी थी, वो बाहर से लॉक खोलते और आराम से अंदर आ जाते। लेकिन रोबिता डर चुकी थी। धीरे 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 जाके वो जो डोर पे एक छोटा सा होल होता है जहां से देखा जाता है कि कौन है, जब देखते हैं तो वही आंखें उसको नजर आती हैं जो आंखें रोबिता के कैमरे में उसके बिल्कुल पीछे नजर आ रही थी। रोबिता बहुत ज्यादा डर जाती है, रोने लग पड़ती है, अपने माँ बाप को फोन कर रही होती है लेकिन उनके माँ बाप भी फोन नहीं उठा रहे होते। डरते डरते अब वो जब कैमरे में फोटो देखती है तो वहां पर रोबिता भी गायब थी। और जब रोबिता के माता पिता वापिस आते हैं, वहां पर सिर्फ कैमरा पड़ा हुआ था, रोबिता थी ही नहीं। तब से लेकर आज तक इन 3 लड़कियों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि ये कहां पर गई। अब हम बात करते हैं इस किस्से की जेन्युइनिटी की। आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस किस्से को क्यों नहीं नरेट करना चाह रहा था। ऑल दो किस्सा डरावना है, सस्पेंस बनाता है, थ्रिल देता है, गूज़बम्प्स आते हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ नोबिता ने फील किया तो फिर उसको बताने के लिए नोबिता का तो होना जरूरी। लेकिन अगर ये सब कुछ रोबिता ने फील किया कि उसकी सहेलियां गायब हुई हैं, फिर वो भी गायब होगी, तो रोबिता ने बताया किसको इससे पहले, जो इस बात को साफ तौर पर दर्शाती है कि 99.9% चांस है कि ये किस्सा फिक्शनल है। ये किस्सा मनगढ़ंत तो नहीं कह सकते, थ्रिल देने के लिए हो सकता है कि कोई मलेशियन फिल्म की कोई क्लिप हो या कुछ हो। इसलिए मैं भाई को बार बार कह रहा था कि भाई जस्टिफिकेशन ही ना हो रही तो आप प्लीज इस किस्से को एज अ बिल्कुल फिक्शनली समझिए, मतलब जिसमें मैं खुद कह रहा हूँ कि ये है ही फिक्शनल भाई। क्योंकि अगर रोबिता खुद ही गायब हो गई है तो फिर ये रोबिता के लास्ट मोमेंट्स थे उसके बारे में किसी ने बताया। सिर्फ इसलिए किस्सा मैं सुना रहा हूँ। एक वो मेरे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं, रोज डेली वीडियो देखते हैं, डेली कमेंट करते हैं, और जैसा उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास किस्सा नहीं लेकिन चाहता हूँ कि मेरा किस्सा भी हो, तो ये चीज़ है। और मैंने इसलिए वो किस्सा इस किस्से को बयां कर दिया। नो थ्रिल तो था इस किस्से में, ऐसी कोई बात नहीं। खैर ये था आज का तीसरा किस्सा। तो आज इससे पहले हम आज के कमेंट ऑफ द डे की बात करें और कुछ शाउट आउट्स भी हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो जो मेंबरशिप है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरे बार बार बात करने से। तो जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली, प्लीज़ आप मेंबरशिप भी उस पर भी गौर कीजिए, और नए से नए किस्से वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जल्दी ही नए 2-3 किस्से एक साथ में अपलोड करूंगा ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल सके। तो मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये पर डे से भी कम का कॉस्ट पे आपको मेंबरशिप ओनली प्लान मिल जाएगा। हालांकि ये जो रेगुलर वीडियोस हैं ये ऐसी चलती रहेंगी, लेकिन वहां पर ओवर एंड अब मिलेंगी। और अब थोड़ा सा मैं कुछ और करने की सोच रहा हूँ। जैसे हम पॉडकास्ट करते हैं और पॉडकास्ट में कुछ फनी सीन्स होते हैं, है ना, जो कहते हैं कि अब मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, और वो थोड़ा सा हम कर सकते हैं कि मेंबर्स को थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे पॉडकास्ट में कई बार इंसान बोलते बोलते फंबल कर जाता है। और मैं थोड़ा सा ना इस तरीके का कि मैं कोई अगर मुझे बात फनी लगती है ना तो मैं उस पर मीम कर देता हूँ, तो वो उसका लय टूट जाती है, हालांकि उसको काट दिया जाता है, नचली बात है। तो ये सारे अनकट में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेंगे। सोच रहा हूँ, देखेंगे एक वीडियो डाल के क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन इसके अलावा जो सीरियस यानी कि हॉरर किस्से हैं वो चलते रहेंगे। तो आज का पहला जो कमेंट ऑफ द डे है, आज में इसमें 2 शाउट आउट है, तो पता लग जाएगा किसके हैं। तो जो जिनको लगता है कि जिन्होंने कमेंट किया शाउट आउट का, तो आप प्लीज जुड़े रहिएगा। सो फर्स्ट कमेंट, सॉरी, कमेंट ऑफ द डे आज का है, ये है जतिन त्रिपाठी जी का। और ये कह रहे हैं, हर हर महादेव ब्रदर, आई वॉन्ट टू से समथिंग। आप अपना काम बहुत ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, जैसे आप करते फालतू लोगों की बात पर बिल्कुल अटेंशन नहीं देना। आप उन में से हो जो अपनी राह खुद बनाते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। ऐसे ही लोग कुछ बड़ा और एक्सपोनेंशियल करते हैं, एक्सेप्शनल, मैं एक्सपोनेंशियल क्या हो गया, सॉरी, एक्सेप्शनल करते हैं लाइफ में। इतने हॉरर चैनल्स हैं बट मैं आपका एंड एक और चैनल देखता हूँ ओनली। आपका कंटेंट प्रेजिंग है। यू बिलीव इन द ट्रुथ नॉट ऑन द फिक्शनल स्टोरीज। लव यू ब्रदर। जतिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप भी बहुत समय से जुड़े हैं, और बहुत मुझे खुशी है, पहले तो हर हर महादेव आपको भी, कि आप इतने काइंड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं
और जो आपको लग रहा है कि हाँ एक अलग होना भीड़ में से वही एक राह बनाता है सफलता की, बिल्कुल ठीक बात है। इसी के साथ आप जो ये बात कर रहे हैं कि मैं फ़िक्शनल स्टोरीज़ जो है उसको नरेट नहीं करता, लेकिन जब मैं करता हूँ तो मैं पहले कह देता हूँ कि दैट मे बी फ़िक्शनल। जैसे अभी नरेट की तो ऑल्दो मैं जस्टिफ़िकेशन दो फ़िक्शनल स्टोरीज़ में भी अगर जस्टिफ़िकेशन हो रही हो ना तो फिर ठीक लगता है। लेकिन बिल्कुल भी जस्टिफ़िकेशन ना आ रही हो तो फिर मुझे खुद ही नहीं मज़ा आता। आज की स्टोरी जैसे ये लास्ट बोल ली, इसमें मज़ा तो आया लेकिन फिर वही जस्टिफ़िकेशन की जो सुई अड़ रही थी, लेकिन अपने भाई को नाराज़ नहीं किया जा सकता तो इसलिए मैंने उसको कर दिया। तो आपका ऐसे ही सहयोग बना रहेगा, सपोर्ट बनी रहेगी, प्यार बना रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच जतिन त्रिपाठी जी, आपका कमेंट करने के लिए। ये था आज का कमेंट ऑफ द डे और अब हम बात करते हैं आज के शाउट आउट की। तो ये होममेड D4 के हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप बठिंडा से हैं, आपका नाम बूटा है, बूटा सिंह जी होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि मेरा नाम भी आप ले लेना। तो पंजाब की स्टोरीज भी लेकर आओ। पंजाब की स्टोरीज आती रहती है, मतलब इक्का दुक्का आ ही जाती है महीने में। तो आप जो पिछली स्टोरीज हैं उन पर भी देख सकते हैं। तो आपका नाम ले लिया मैंने और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने अपने जो आपके जान पहचान वाले हैं उनको भी चैनल सब्सक्राइब कराएंगे। देन हम बढ़ते हैं @अनु लवलीश जी की ओर। और जो ये हैं ये कह रहे हैं कि पाजी तो हड्डी वीडियोस बहुत कैंट मतलब अच्छी होती हैं। मैं हिंदी में ही बोल देता हूँ सो दैट उसको ज़्यादा टाइम ना लगे। अ, हमारे दिन का ज़्यादा नहीं सट हाँ हमारा दिन ये कहते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं और हमारा दिन बन जाता है। लव फ्रॉम पंजाब पठानकोट, आप पठानकोट से हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 70 किलोमीटर मैक्सिमम। मीनू मैंने आपको शाउट आउट देना है तो आपको अनु लवलीश जी मैंने शाउट आउट दे दिया। और एक नीत कौर जी हैं, उन्होंने इस कमेंट के ही रिप्लाई में किया था कि मैंने भी इस चैनल को इसलिए अनफॉलो किया क्योंकि बिना बात के डिस्कशन करते हैं। देखो नीत कौर जी आपने क्या कर दिया, ऊपर वो मेरी प्रेज कर रही हैं और नीचे आपने कहा कि मैंने भी अनफॉलो कर दिया, मतलब तुक्को बनी नहीं कोई, लेकिन मैंने चलो आपको कमेंट बोल दिया। देखिए भाई अब मैं 100 में से 100 लोगों को तो सेटिस्फाई कर नहीं सकता, कईयों को पसंद आता कईयों को नहीं आता। मैं तो यही चाहूँगा कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से चैनल देखिए क्योंकि आपका समय वेस्ट ना हो। मेरा चैनल, मेरे वीडियोस जिनको इस तरीके की वीडियोस देखनी पसंद हैं तो वो नेचुरली बात है देखेंगे, जिनको नहीं पसंद है तो उनको नहीं देखना चाहिए, टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा क्या। लेकिन फिर भी आप अगर देख रहे हैं तो शायद आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको पसंद जरूर आ रहा है, लेकिन कई बार हो जाता है कि नहीं यार ऐसे ही बकवास करता है, ऐसे करता है। कईयों के लिए ये बकवास है और कईयों के लिए कुछ शब्द काम आ जाते हैं ज़िंदगी में, दैट्स वाई। इसलिए मैं ये करता रहता हूँ क्योंकि मुझे इस बात से मतलब नहीं लग पड़ता कोई कोई लोग मेरी बातों को बकवास समझ रहे हैं, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि शायद किसी की ज़िंदगी में कुछ काम आ जाए ये बकवास। तो नीत कौर जी सॉरी, आपने अनफॉलो किया कोई बात नहीं। हो सकता है कभी आपको दोबारा सुनेंगी और आपको जैसा चाहिए होगा वैसा मिल जाए कंटेंट तो आप दोबारा से सब्सक्राइब कर सकती हैं, इसका कोई पैसा थोड़ी लगता है। और साथ के साथ ही मैं चाहता था कि जो जाने से पहले आज हमारे नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, काफ़ी लंबी तादाद हो चुकी है, मैं उनका नाम भी ओपनली लेना चाहता हूँ। कहने का मतलब कि मेंबरशिप ओनली वीडियो में तो ले लेता हूँ लेकिन वहाँ पर फिर सिर्फ मेंबर ही सुन पाते हैं, तो इसलिए मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ। और फिर से दोबारा से मैं कहूँगा कि इनकेस अगर कोई छूट जाए तो हाथ जोड़ के माफ़ी, मैं दोबारा उनका नाम ले लूँगा। तो अभी रिसेंटली राकेश कुमार जी ने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत है राकेश कुमार जी। विनोद सैनी जी स्वागत है। गुरप्रीत सिंह अटवाल जी स्वागत है। श्रिया श्री जी स्वागत है। और ये है रिहैबिटेट लाइफ, स्वागत है आपका। झा राकेश जी स्वागत है आपका। नेहा ओनिक जी आपका स्वागत है। लोक यादव जी बहुत बहुत स्वागत है। रचित अग्रवाल जी स्वागत है। कृष्णा देसाई जी आपका नाम सॉरी आपने कमेंट लिखा था तो मैं मेंशन करूंगा, आपने ना सिर्फ मेंबरशिप ज्वाइन किया, आपने एक सुपर चैट भी भेजी थी। थैंक यू फॉर दैट। आप मेरे जैसे फर्स्ट हमेशा याद रह जाता है ना, तो आप फर्स्ट वो हैं जिन्होंने सुपर चैट भेजी थी, तो मैं आपको याद रखूंगा कृष्णा देसाई जी। रवि मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत, आपने रीज्वाइन किया। डॉक्टर AK जी आपने ज्वाइन किया, धन्यवाद। सुनील शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा सा नाराज हो गए थे कि मैंने आपका नाम क्यों नहीं लिया पिछली वीडियो में जो काफ़ी देर पहले आई थी, तो उसके वो मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, तो आज आपका नाम भी ले लिया। देन अनुज श्रीवास्तव जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शहबाज सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। डीजे माही ऑफिशियल बहुत धन्यवाद आपका। अकुल द प्रो बहुत धन्यवाद आपका। सुचिता विशिष्ट जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दिनेश सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा साहिल पंधेर जी धन्यवाद, गैरी धारीवाल जी धन्यवाद, एमडी आसिफ किंग जी धन्यवाद, इमोर्टल हेलबाउंड WRYT जी बहुत बहुत धन्यवाद, विकास रावत जी धन्यवाद, एम ए राणे जी धन्यवाद, नितिन जैन जी धन्यवाद, मनीष बाबा जी धन्यवाद। नितिन जैन जी आपको भी शायद बुरा लगा था कि नाम नहीं लिया, लेकिन आज लिस्ट में आ गया। पल्लवी ढल जी धन्यवाद, जय सिंधु जी धन्यवाद, और बाकी सारे मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं। एक मेरे सब्सक्राइबर नहीं होंगे वैसे, उन्होंने कहा था कि आपके मेंबरशिप को सब्सक्राइब करता ही कौन है, तो ये है वो आंसर। जो मैंने नाम लिए ये तो कुछ दिनों में हुए हैं, उसके जो पहले चल रहे हैं वो तो अलग से हैं। तो आप प्यार नहीं करते इसका मतलब ये थोड़ा कोई नहीं करता, बहुत चाहने वाले हैं आपके भाई के। ऐसे ही परमात्मा बनाए रखे अपनी कृपा मुझ पर और आप सब पर भी। इसी के साथ आज का जो एपिसोड है इसको यहीं पे विराम लगाते हैं, और जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।